अच्छा जी, तो आज हमारा है जी सेशन 4 मेरे ख्याल से रिवीजन का। पहली ओरिएंटेशन थी और 3 लेक्चर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब हमारे पास है सेशन 4। इसमें आज हमने करना है रिस्क असेसमेंट। इसका लाजमी क्वेश्चन आता है। स्प्रिंग 2022 में भी ऑलमोस्ट 20 नंबर का रिस्क असेसमेंट आया है। फिर ऑटम 2021 में भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स का उसने सवाल पूछा, वो भी ऑलमोस्ट 10 नंबर का है। तो ये इतने सिंपल नंबर्स हैं कि देखने में मुश्किल लगते हैं रिस्क के ये क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत आसान है। कुछ बातें बड़ी बड़ी नॉर्मल हैं। जैसे देखो, अगर एक कंपनी में सेल्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत नॉर्मल है। सेल्स बढ़ रही हैं, ठीक है। सेल्स अगर कम हो रही हैं, ठीक है, और आपके रिसीवेबल्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो इससे क्या रिस्क निकलता है? ओवर स्टेटमेंट तो एक वो है ना, आप ऑडिट में कह सकते हो इसको। वैसे रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि बहुत सारे रिसीवेबल आपके इकट्ठे हो गए हैं, सेल आपकी डिक्रीज हो रही है, रिसीवेबल इंक्रीज हो गए हैं। इसका मतलब देयर माइट बी सम ओवर एजिड रिसीवेबल्स, ठीक है। ओवर एजिड रिसीवेबल्स हैं आपके, और जिसके लिए आपको हो सकता है कि ये एक आपका रिस्क निकल आया, जिसकी वजह से आपके ओवर स्टेटेड हो जाएंगे रिसीवेबल्स। और आपको प्रोसीजर क्या अप्लाई करना है? फिर इसके लिए प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है कि जनाब आपने क्लाइंट से जाके कहना है मुझे एजिंग दो रिसीवेबल्स की, सारे बैलेंसेस बताओ कौन से कितने पुराने हैं। और फिर जाके रिसीवेबल्स की आप जो है वो कैलकुलेशन भी चेक करोगे एजिंग की, उसको रीपरफॉर्म करोगे। तो ये आप एक रिस्क और इसके अगेंस्ट प्रोसीजर प्रोविजन रीजनेबलनेस भी आ जाएगी। तो अब देखो, सिंपल ऑडिट रिस्क निकालने के बड़े आसान तरीके हैं, कुछ पेट तरीके हैं। रिसीवेबल के डेज, आप यहाँ से देखो कि रिसीवेबल के डेज बढ़ गए हैं बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट्स नहीं है, रिसीवेबल के डेज हैं। फॉर एग्जांपल डेज आपके यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है। इससे क्या मुराद है कि आपको लेट पैसे मिलेंगे। रिसीवेबल की रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। आप जब भी कोई रिस्क का क्वेश्चन हो, 3-4 चीज़ें तो लाजमी कैलकुलेट कर लिया करो। रिसीवेबल के डेज, पेबल के डेज और इन्वेंट्री के डेज। अगर ये बढ़ रहे हैं तो उसको कंपेयर करो सेल से। सेल कम हो रही है, रिसीवेबल के डेज बढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब है? ओवर एजिड रिसीवेबल है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल, एक रिस्क है। अब रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर, रिसीवेबल की लिस्टिंग ले लो, एजिंग एनालिसिस परफॉर्म करो क्लाइंट से लेके, और फिर उसकी वर्किंग को चेक करो। ये इसका प्रोसीजर हो गया। तो ये पेट है जो आपने हर क्वेश्चन में चेक करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पेएबल डेज 30 हैं, अगर वो बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या मुराद है? आपने पेएबल डेज कैलकुलेट किया ना, को सवाल में आपको गिवन है, और वो किस तरह कैलकुलेट होते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, पेएबल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365। अगर ये बढ़ गए तो इससे क्या मुराद है कि भाई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग पेएबल्स हैं आपके। ये एक बिजनेस रिस्क है कि आपके बहुत सारे पेएबल्स हैं, हो सकता है आपका लिक्विडिटी रिस्क हो। ये एक बिजनेस रिस्क बता रहा हूँ। आपके पास पैसे नहीं है पेएबल को देने के लिए, तो फिर आप इसके अगेंस्ट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे? लिस्ट लोगे, देखोगे कौन सा पेएबल कितना पुराना है, उस पर फिर प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आपको नॉर्मली कैलकुलेट करनी ही करनी है क्वेश्चन के अंदर रिस्क में, स्टॉक के डेज। अगर वो बढ़ गए हैं, पहले 70 थे अब 80 हो गए हैं, तो क्या मुराद है इससे? कि भाई कोई ना कोई इन्वेंट्री जो है वो स्लो मूविंग है बीच में, कि भाई इतनी देर से पड़ी है, पहले थोड़े दिन पड़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा दिन पड़ी हुई है इन्वेंट्री। फॉर्मूला क्या स्टॉक डेज कैलकुलेट करने का? स्टॉक ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 365। तो भाई पहले आप जो है वो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज एंड इम्पेयरमेंट आपको चार्ज करनी है स्टॉक के ऊपर। हो सकता है ये 100 दिन हो जाए। फिर आपको ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे? आप उसे कहोगे मुझे स्टॉक की लिस्टिंग दें, ऑब्टेन स्टॉक लिस्टिंग फ्रॉम क्लाइंट एंड इंक्वायर इफ देयर आर एनी स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज, पहला प्रोसीजर। फिर
review NRV and cost of the stock and evaluate if there is any adjustment that we need to be made. तो ये कुछ प्रोसीजर है, बड़े सिंपल हैं. अच्छा अब बताओ, सेल कम हो गई, कस्टमर के ऑर्डर्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन में उसने बताया, ठीक है, कस्टमर के ऑर्डर्स कम है और मार्केट की कंडीशन भी थोड़ी सी ख़राब है. तो क्या क्या चीज़ हिट करती है? रिस्क. क्या है रिस्क? ये है कि जिस प्लांट एंड मशीनरी से आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी इंपेयरमेंट चार्ज करनी पड़ेगी हमें. ये बात माइंड में क्लिक नहीं होती, लेकिन ये बड़ी सिंपल बात है कि सेल्स फॉल कर रही है, इसका मतलब है कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी जिससे आप वो चीज़ें बना रहे हो, रिस्क मतलब जिससे आपको पैसे आ रहे हैं, तो आप प्लांट एंड मशीनरी से चीज़ें बना के बेच रहे हो ना, इसका मतलब है कि इसको इंपेयरमेंट चार्ज करनी पड़ेगी आपको. और इंपेयरमेंट के लिए क्या होता है? इंपेयरमेंट के बड़े सिंपल से प्रोसीजर हैं. रिस्क क्या है कि इंपेयरमेंट चार्ज नहीं की होगी आपने प्लांट एंड मशीनरी पे, और इससे क्या होगा? ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी एसेट्स की और ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी प्रॉफिट्स की. प्रोसीजर क्या है? इंपेयरमेंट की आप क्या ले लो? क्लाइंट से वर्किंग ले लो, और क्या करो? इंपेयरमेंट एक क्या है? एस्टीमेट. तो आप एक्सपर्ट को अगर इन्वॉल्व कर रहे हो तो उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लो. और इंपेयरमेंट क्या है? एस्टीमेट. तो आप क्या करो? एस्टीमेट की क्या होती हैं? अजम्पशंस, जिस बेस पे इंपेयरमेंट कैलकुलेट करेगा एक्सपर्ट, उसकी रीजनेबलनेस चेक कर लो. ये बड़ी सिंपल से प्रोसीजर हैं जो नॉर्मली रिस्क के क्वेश्चन में होते हैं. आपको उसने क्लू दिए होंगे लाजमी, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन रिस्क का. रिस्क पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं होता क्या, जो हमारे से रेलिवेंट है चीज़. मुझे ये बताएं कि जब आप एंटिटी के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हो तो क्या क्या चीज़ें देखते हो? आप अभी प्लानिंग फेज में हो ना, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो आपने एंटिटी को आप इसको क्वेश्चन में उसने आपको बताया हुआ है कि एंटिटी एंड स्टडी टेक्स्ट में इसने बताया हुआ है कि एंटिटी और इसकी इन्वायरमेंट को आपने करना है अंडरस्टैंड. तो आपने क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं जब आप एंटिटी को समझ रहे होगे? इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? एंटिटी से मुराद एंटिटी को समझ रहे होगे, इन्वायरमेंट से मुराद उसके बाहर वाले फैक्टर्स को, लॉस को देख रहे हो, उसकी इंडस्ट्री को देख रहे हो, उसकी मार्केट को देख रहे हो. तो एंटिटी को समझना क्या होता है? उसके ऑनरशिप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है. जब उसको समझना है तो उसका क्या मतलब है कि वो पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी है, और बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस के प्रोसेसेस को समझ रहे हो आप उसके, ये भी आ जाता है बीच में. और इन्वायरमेंट में क्या चीज़ आती है? लॉज एंड रेगुलेशंस, वो भी आप समझोगे. उसके अकाउंटिंग पॉलिसी समझोगे, और ऑब्जेक्टिव समझोगे. उसके आप देखोगे कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, मिशन स्टेटमेंट जो भी है, ठीक है. और इंटरनल कंट्रोल्स भी समझोगे, उसके क्या हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट उसकी कैसी है. फिर मार्केट को समझोगे. तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये इसने क्वेश्चन में गिवन है. और जो स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल ऑटम 2021 के क्वेश्चन में तो पूछा कि जब आप एंटिटी के इन्वायरमेंट को समझ रहे हो, एंटिटी को समझ रहे हो, तो कौन से फैक्टर्स कंसीडर करोगे? स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये ना, इसके चैप्टर नंबर 3 है, उसमें ये बात लिखी हुई है. और पेट बातों का जवाब है ये वाला, बहुत सिंपल. तो अब रिस्क होते किस किस किस्म के हैं? कितनी तरह के होते हैं रिस्क? 3 तरह के होते हैं. इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क और कंट्रोल रिस्क. इन सबको मिला के क्या बनता है? ऑडिट रिस्क. इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? बाय नेचर दैट एग्जिस्ट independently of entities controls और बाय नेचर इनहेरेंटली रिस्की होता है. वो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते इस रिस्क को, ठीक है. और इसकी एग्जांपल दे सकते हो कोई इनहेरेंट रिस्क की? बाय नेचर बड़ा रिस्क है एक आपको किसी ऐसी चीज़ में. हाँ, मार्केट कंडीशंस एक इनहेरेंट रिस्क हो सकती हैं. एस्टीमेट्स का क्यों नहीं बताते आप? एस्टीमेट्स भी तो इनहेरेंटली रिस्की हैं.
जो मर्जी कर लो, एजम्पशंस को 100% एक्यूरेट तो नहीं बना सकते आप, एस्टिमेट्स। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं इनहेरेंटली रिस्की हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं कुछ, उनमें रिलेटेड पार्टी की भी आ जाती है ना। और क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है? आप कंपनी के प्रोसेसेस को समझ रहे हैं, उसके कंट्रोल्स को समझ रहे हैं, और हमेशा ये रिस्क है कि कोई ना कोई कंट्रोल में क्या होगी, वीकनेस या इनएफिशिएंसी। तो इस वीकनेस और इनएफिशिएंसी के मार्जिन को क्या कहते हैं, कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, हम ऑडिटर हैं, हम क्या देते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं देते, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। और रीजनेबल एश्योरेंस भी किस में देते हैं, सिर्फ ऑडिट में। और रिव्यू एंगेजमेंट में क्या देते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस। तो आप ये बताएं कि जब आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं देते, मतलब पूरी तरह फाइनेंशियल ठीक है ये नहीं हम कहते, हम ये कहते हैं रीजनेबली वो ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस है, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। क्यों रीजनेबल देते हैं, क्यों एब्सोल्यूट नहीं देते, इसकी वजह से। और भाई ऑडिट किस बेस पे करते हो, सैंपल बेस। तो डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर ये बेहतर है तो ये, अगर ये कंट्रोल रिस्क कम है, इनहेरेंट रिस्क आपका ज़्यादा है, तो आपको ये ज़्यादा करना पड़ेगा, डिटेक्शन रिस्क आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। क्यों, किस तरह मिनिमाइज़ करते हो डिटेक्शन रिस्क, बढ़ाकर, ज़्यादा प्रोसीजर्स, ज़्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करके। तो ये आपका रिस्क में क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। आगे आप एक इस सारी बात को जो मैंने किया वो कहता है कि इस रिस्क को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर इस रिस्क के कम या ज़्यादा होने से अपने इस रिस्क को आप एडजस्ट कर लेते हो, कम या ज़्यादा प्रोसीजर अप्लाई करके, तो आपका ऑडिट रिस्क कम या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि, आओ हम क्वेश्चन करते हैं स्प्रिंग 2022 का। स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप मेरे साथ हैं इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को रीड करें, फिर हम इसमें से रिस्क निकालते हैं, ठीक है। फिर हम इसको अभी बोर्ड पर सॉल्व करते हैं, लिखने का तरीका बताते हैं कैसे लिखना है। स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर है जी 2, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर रहे होंगे। 2 के मार्क्स हैं 14 और 3 के मार्क्स हैं 6, दोनों रिस्क के क्वेश्चन हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो ये आप 15 नंबर 16 नंबर आराम से ले सकते हो। तो पढ़ते हैं जी। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ एडवेंचर ट्रैवल विच ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट सर्विसेज सच एज पैराग्लाइडिंग, parasailing and scuba diving. APL follows high safety standards to avoid any unfortunate event. कंपनी में क्या है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, कि आपने बड़े एहतियात से काम करना है और क्वालिटी को मेंटेन रखना है। However, during the year, one of its paragliding trips was affected due to bad weather, which caused severe injuries to its clients. तो क्या हुआ यहाँ पे, किस बात पे हमारी चली जानी चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो ताकि हम उस हिसाब से चीज़ें निकाल सकें। आइडेंटिफाई द मैटर्स दैट यू विल कंसीडर व्हाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपीएल एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये तो सिंपल है ना, मैंने बताया आपको कि वो ये फैक्टर्स आप देख लोगे, बुक में भी लिखे हुए हैं स्टडी टेक्स्ट में। होप सो आपको ये बात चैप्टर 3 में मिलेगी, अगर नहीं है तो मेरे सामने खोल के बेशक देख लें। ये सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है। उसने उसके बाद दूसरे रिक्वायरमेंट में कहा है बिजनेस रिस्क बताएं और ऑडिट रिस्क बताएं। तो बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में क्या फ़र्क है, बिजनेस रिस्क जो है ना वो गोइंग कंसर्न रिलेटेड होता है, अकाउंट से रिलेटेड नहीं होता, रेप्यूटेशन से रिलेटेड, आपकी ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड होता है, ठीक है। हम उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमें पता चलेगा बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में कैसे फ़र्क होता है। अच्छा अब हुआ ये कि ड्यूरिंग द ईयर वन ऑफ इट्स पैराग्लाइडिंग ट्रिप्स वाज अफेक्टेड ड्यू टू बैड वेदर विच कॉज्ड सिवियर इंजरीज टू इट्स क्लाइंट्स। तो इस जब आपको इंजरीज हो गई, आपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं रख पाए, तो क्या होगा,
बिजनेस रिस्क यहाँ पे बताएंगे आप, ऑडिट रिस्क आप यहाँ पे बताएंगे, दोनों रिस्क पूछे ना उसने। तो क्या होगा बिजनेस रिस्क, सबसे पहला क्या होगा, आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, और लीगल क्लेम्स हो सकते हैं, सूट फाइल कर देंगे आपके ऊपर। और यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल, इससे रिलेटेड आपको प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी, कौन सी, कस्टमर के क्लेम्स की, IS 37 वाली, ठीक है। गोइंग कंसर्न, हाँ अभी आगे जाकर देखते हैं ना बातें कितनी इकट्ठी हो रही हैं, फिर हम गोइंग कंसर्न पे भी कोई अजम्पशन बनाते हैं। तो ये वाली बात हुई, और इसके बाद यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट ड्यू टू ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ, इमीडिएटली आफ्टर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट APL हैज़ invested heavily in further upgrading its equipment to prevent happening of such event in future। हमने फटाफट उस बात को कवर करने की कोशिश की, हमने उससे बचाव का सामान क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन हमने इक्विपमेंट को अपग्रेड कर लिया। तो जो पुराना वाला इक्विपमेंट है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कि उसके ऊपर हो सकता है कि वो इम्पेयरमेंट से भी ज़्यादा, जब वो अपग्रेड हो गया तो उसको राइट ऑफ करने की ज़रूरत पड़ जाए, डिस्पोज करने की, मतलब उसकी वैल्यू कोई नहीं। आपने पिछले इक्विपमेंट से कुछ ना कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इफेक्ट हो रहे हैं, आपने इक्विपमेंट अपग्रेड किया तो पिछले वाले को राइट ऑफ करना पड़ेगा। और आपको क्या क्या, इंटायर इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन, तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आप बैंक लोन से कर रहे हो, तो आपके ऊपर किसका प्रेशर होगा, बैंक का। बैंक को आप जब आपको बैंक आपसे क्या चाहेगा कि आपके प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, अच्छे प्रॉफिट्स हों, आपके पास पैसा ज़्यादा हो, तो आप सेल जो है वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करोगे, कम दिखाने की कोशिश करोगे, ओवर स्टेटमेंट करोगे, सेल्स को आप इंक्रीज़ करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और you have been informed that due to overwhelming response towards adventure trips, number of tour operators have launched the same service at significantly low price as compared to, अब देखो कंपेटिटर भी आ गया, कंपेटिटर आ गया तो आपकी सेल कम होगी, ये आपका बिजनेस रिस्क हो जाएगा। कंपेटिटर की वजह से आपकी सेल्स क्या होंगी, फॉल हो जाएंगी, और आपकी सेल्स फॉल होंगी तो क्या होगा, मैंने बताया था सेल्स कम होती है तो क्या होता है, किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की इम्पेयरमेंट चार्ज करनी पड़ेगी। जिस चीज़ से आप वो स्टॉक बना रहे हो ना, जिसको सेल कर रहे हो, आपको उस प्लांट एंड मशीनरी की इम्पेयरमेंट चार्ज करनी पड़ सकती है। रिस्क है कि अब वो चीज़ उतनी पायदार ना हो, जिस चीज़ से आप स्टॉक बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपको हो सकता है प्लांट अपग्रेड करना पड़े दोबारा। तो फिर आगे, considering the increased competition has recently widened its scope of business and introduced booking of air tickets and hotel rooms on behalf of its client at discounted rate। आपने डिस्काउंट पे देना शुरू कर दिए चीज़ें कस्टमर्स को, और कमीशन APL इज एंटाइटल्ड, आप हो क्या, आप एक टूर ऑपरेटर कंपनी हो, आप कमीशन लेते हो सिर्फ, ठीक है, टिकट्स के ऊपर कमीशन लेते हो, टिकट बाय करके उनको दे देते हो। तो APL is entitled to commission if bookings are made through APL. The commission on bookings is recorded when payment has been received। तो एक रिस्क है कि आप कमीशन को, मिस पेमेंट भी हो सकती है, कमीशन को क्या करो, आप क्राइटेरिया ही मीट ना करो, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आपने कहा बुक नाउ एंड पे लेटर, ये देखो सेकंड बुलेट में वो कहता है कि यार हमारे कस्टमर लूज हो रहे हैं, हम उनको क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं, यार आज बुकिंग कराते जाओ, हमें बेशक 2-3 महीने बाद पैसे दे देना। तो उससे क्या होगा, कुछ ऐसे डेटर्स भी हो जाएंगे जिनसे रिकवरेबिलिटी मुश्किल होगी, है ना। तो क्या होगा, बैड डेट्स होने का खतरा है। हाँ जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यहाँ पे ऑडिट रिस्क हो जाएगा, आपको प्रोविजन रिकग्नाइज करनी पड़ेगी ना डेटर्स के ऊपर। और यहाँ पे जब आप कस्टमर्स को उधार पे ही देते जाओगे सामान, तो आपकी लिक्विडिटी इफेक्ट नहीं होगी। टोटल क्वेश्चन है, 9 नंबर आगे। अब इसको लिखते कैसे हैं, लिख के दिखाएं, एक्सप्रेशन में लिख के दिखाते हैं इस बात को। इसको मैं मिटा दूं, सबसे पहला रिस्क हमने कौन सा निकाला, बिजनेस रिस्क में
यहाँ पे बिजनेस रिस्क लिखते हैं, यहाँ पे ऑडिट रिस्क लिखते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले क्या, ब्रीच ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में डैमेज कंपनीज रेपुटेशन। ठीक है, पूरा जुमला बना के लिखना है ताकि उसको समझ आ जाए। पहला रिस्क हो गया, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ब्रीच हो रहे हैं, और क्या बिजनेस रिस्क हो सकता है? हाँ, ब्रीच ऑफ, या आप कह सकते हो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ब्रीच ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में dissatisfy the customers and increase the risk of litigation। सही हो गया। और आगे कंपटीशन में क्या आएगा? इस साइड पे ऑडिट रिस्क में क्या आएगा? सेम लिखें तो ऑडिट रिस्क क्या बनेगा? हमने कहा आपको ऑडिट रिस्क किया है, देयर इज अ रिस्क दैट प्रोविजन रिलेटेड टू लिटिगेशन क्लेम। लिटिगेशन क्लेम की प्रोविजन बनानी है ना, उसका एस्टिमेट लगाना है कि इतने शायद हमें पैसे देने पड़े कस्टमर्स के, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएं, तो देयर इज अ रिस्क दैट प्रोविजन रिलेटेड टू लिटिगेशन क्लेम्स में नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। ये रिस्क है ना कि आपने वो प्रोविजन ही ना बनाई हो, तो फिर उससे क्या होगा? रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट के अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये आपने लिख लिया, एक रिस्क, दूसरा रिस्क, एक रिस्क ये हो गया। आगे आगे हमने कौन सा रिस्क निकाला है? आगे हम यहाँ पे इक्विपमेंट वाला निकालेंगे। उससे क्या कहेंगे? इक्विपमेंट वाले बात में क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट। थोड़ा सा आप पास्ट पेपर पढ़ोगे ना सॉल्यूशन, तो एक्सप्रेशन कॉपी करने की कोशिश करें। देखिए इस तरह के वर्ड्स लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट में रिड्यूस द यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। हाँ, तो उस फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन से मुराद ये है कि जो पुराना वाला इक्विपमेंट है उसकी यूजफुल लाइफ, प्रीवियस इक्विपमेंट लिख दो नई बात बन रही तो, और उससे क्या होगा? एंड मे नीड टू बी राइट ऑफ या डिस्पोज ऑफ। ठीक है, ये रिस्क निकला है आपका। फिर और क्या आएगा? आपने पढ़ा नहीं कि APL's competitor has introduced similar products। हाँ, देखो बात, आधी बात तो वही है जो सवाल में लिखी हुई है, सिर्फ लिंक करनी है बात को, लिंक लाजमी करना है। APL's competitor has introduced similar products at low price। तो उससे क्या होगा? यस, रेवेन्यू की बात करोगे तो बिजनेस रिस्क बन जाएगा। और उससे क्या होगा? अगर आप इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बात करोगे तो ऑडिट रिस्क बन जाएगा। यहाँ पे बिजनेस रिस्क बन गया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ रहा है? ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बात कर रहा है कि आपके रेपुटेशन, लिटिगेशन, एनवायरनमेंट पे आपको क्या इफेक्ट आ सकता है। ये बिजनेस का रिस्क है इटसेल्फ। APL's competitor has introduced similar products at low price that may reduce the revenue। कौन सा जी? गोइंग कंसर्न का देखो, एक रेपुटेशन का इफेक्ट आ रहा है मेरे पास, टोटल अगर देखें हमने रिस्क बनाए हैं, और लिक्विडिटी रिस्क आ रहा है, ऐसे ही है ना। और कौन सा रिस्क है? क्लेम्स का रिस्क है ना। लेकिन हमें कुछ नहीं पता अभी के अमाउंट कितनी, अमाउंट पता है?
आप दे सकते हो, गोइंग कंसर्न का रिस्क भी दे सकते हो। आप कह सकते हो कि ये सारी बातें, और गोइंग कंसर्न का रिस्क बनाना कैसे है, बनाना आता है, आपने कहना है सिंस कंपनी हैज़ लिटिगेशन क्लेम्स एंड लिटिगेशन क्लेम्स सॉरी, और उससे कंपनी कस्टमर्स को ज़्यादा ऑर्डर्स क्या दे रही है, लेकिन ये लिक्विडिटी रिस्क इतना बड़ा तो नहीं है। आप कस्टमर्स, आपकी जो मार्केट है वो ख़राब हो रही है, आप कस्टमर्स को क्या दे रहे हो, डिले कर रहे हो, पैसे के बाद में दे देना, उससे लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा। गवर्नमेंट को बैंक लोन से कर रहे हैं, देर इज़ अ रिस्क कि आप बैंक लोन को वापस ना कर पाएँ लिक्विडिटी इश्यूज़ की वजह से, बिकॉज कस्टमर से पैसे आपने कहा है बड़ी लेट मिलेंगे, एक्सपेक्टेड है, रेपुटेशन आपकी पहले डैमेज है, ठीक है। तो ऑल दीज फैक्टर्स क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी में एग्जिस्ट, ये बात पूरी लिखनी है, फिर रिस्क बनेगा, ठीक है। तो अब इसका अगेंस्ट क्या आएगा, इक्विपमेंट वाली बात लिखेंगे हम। इक्विपमेंट वाली बात क्या लिखेंगे, एज, देखो सपोर्ट कर रहे हो बात को, ये नहीं कहोगे देयर इज अ रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बात किस वजह से है ये इंपेयरमेंट चार्ज करनी पड़ेगी, एज सेल्स में रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन, है ना। This may cause equipment may be tested for impairment, ये भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो there is increased risk of impairment of plant and machinery, ये भी लिख सकते हो, ये भी हो गया। इससे क्या होगा, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये बात ऐड कर लो, नंबर मिल जाएंगे मजीद अच्छे। देयर इज अ रिस्क ऑफ, सॉरी इसका रिजल्ट क्या होगा, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। आगे क्या बात पढ़ी है हमने, बैंक लोन के बारे में कैसे बात लिखोगे, हम बैंक लोन के बारे में क्या लिखें, increased pressure of meeting loan terms में, आगे लिखवाओ, may cause overstatement of revenue, हाँ overstatement नहीं, fall in revenue, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का ही है ना, मे कॉज ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। आप क्या करोगे, आप अपना रेवेन्यू को क्या करोगे, इंक्रीज करना शुरू कर दोगे कि यार मैं अपने फाइनेंशियल बड़े अच्छे बना कर दिखाता हूँ ताकि बैंकों को पता चले कि मेरे पास बड़े पैसे हैं और मुझे लोन जो है। ऑडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, तो फिर बिजनेस रिस्क क्या बनेगा, आपको क्या करनी पड़ेगी, मीट करनी पड़ेगी कंडीशंस ऑफ लोन एंड लिक्विडिटी इश्यूज आपके पास होंगे, हो सकता है ना, आप इसकी वजह से ना कर पाओ। तो फर्क समझ आया, बिजनेस रिस्क का ऑडिट रिस्क का फर्क समझ आ गया इसमें। ये इस बात की इंडिकेशन भी हो सकती है कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन फाइनेंस करें बैंक लोन में तो हमारे पास इतनी रिजर्व नहीं है। हाँ लिख सकते हो, लेकिन वो असल में सवाल में बात लिखी होनी चाहिए ना, उसने लिखी नहीं कि उसके पास कैश है कि नहीं, लेकिन हालात ख़राब लग रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि ये रिस्क है कि हालात ख़राब लग रहे हैं मार्केट के। और डिस्काउंट्स देना स्टार्ट किया, उससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन तो कम होगा। फिर यार ये नहीं इफेक्ट होगा कि आपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ब्रीच कर रहे हो, कस्टमर्स ऑर्डर्स में बी कैंसल्ड,
सबसे बड़ा रिस्क नहीं है ये? और उससे सेल्स फॉल होंगी, ये नहीं है रिस्क? सबसे बड़ा रिस्क है कि आपको करंट सिचुएशन का फ्यूचर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो फिर उसका अब ऑडिट रिस्क क्या होगा? हमने कमीशन के बारे में पढ़ा ना कि आप कमीशन को हो सकता है रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लो जबकि वो अभी उस क्राइटेरिया में फॉल ही ना कर रही हो, ओवर स्टेटमेंट। और लास्ट पे एक और बात भी पढ़ी हमने रिस्क के अंदर, बाय नाउ पे लेटर से क्या होगा? हमने क्या पढ़ा? देयर इज अ रिस्क दैट APL allows credit limit credit to those customers। कौन से कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउ कर सकती है? उधार पे किन कस्टमर्स को चीजें दे सकती है? दैट may not be able to pay on time। ये हो गया बिजनेस रिस्क, है ना? और इससे आपको क्या होगा? लिक्विडिटी इश्यूज आएंगे। तो आपने ऑडिट रिस्क क्या बनाना है फिर इसका? हाँ, देयर इज अ रिस्क। अब मैं ये बिजनेस रिस्क था उस पोर्शन का, वो मैंने यहाँ लिखा है। अब एक ऑडिट रिस्क लिखता हूँ, क्या? रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्या? रिसीवेबल्स। किस वजह से? हाँ, प्रोविजन ड्यू टू नॉट रिकॉर्डिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मेरे नहीं ख्याल से सवाल के अंदर हर चीज़ दी हुई थी, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ना था। ये बातें हो सकता है आपके लिए नहीं हो, लेकिन ये बात हमेशा, सेल जब कम होगी तो क्या होगा? इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है प्लांट एंड मशीनरी पे। और जब भी डेटर के डेज ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या रिस्क होगा? प्रोविजन का, एजिंग का। जब भी पेएबल के डेज होंगे तो क्या होगा? लेट पेमेंट कर रहे हो ना, लिक्विडिटी के इश्यूज हो सकते हैं। करंट रेशो कैलकुलेट करोगे उस कंपनी, करंट रेशो का क्या फॉर्मूला? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। हो सकता है ना आपको रिस्क के अंदर ये बातें दी हों, तो ये करना, अगर इसकी रेशो 0.2 आ रही है तो ख़राब है, अगर 2 आ रही है तो सही है ना? तो यहाँ से भी आप बता सकते हो। गोइंग कंसर्न की जब भी बात करनी है ना रिस्क की, तो ये सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके बताना है। कंपनी में तो जनाब फ्यूचर ऑर्डर्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, सेल भी कम है, लिक्विडिटी के इश्यूज भी कंपनी फेस कर पा रही है, ठीक है? और क्या है? रेवेन्यू भी इफेक्ट हो रहा है, कस्टमर ऑर्डर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, लिक्विडिटी इश्यूज भी हैं, पेएबल में भी मसाइल हैं, इसलिए हो सकता है कि कंपनी सर्वाइव ना कर पाए। तो ये नहीं कहना सर्वाइव ना कर पाए, सिग्निफिकेंट डाउट है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो मटेरियल अनसर्टेनिटी पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह के आपने रिस्क लिखना है। और एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है इसके साथ ही, नीचे देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उसने सिर्फ स्ट्रेट पूछा हुआ है कि इनहेरेंट रिस्क, ऑडिट रिस्क के बारे में बताइए। मैं मिटा रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है? इनहेरेंट रिस्क कैन बी लोअर बाय स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड ओवरसाइट बाय द एंटिटी। वो कहता है इस पर कमेंट करो। इनहेरेंट रिस्क के बारे में हमने क्या पढ़ा है? Inherent risk cannot be reduced by better control environment because independent of the control environment of the entity and cannot go away। तो ये बात लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा एक। और आगे, audit risk is derived from errors arising out of inherent risk which are not prevented by entity's internal control। तो ऑडिट रिस्क क्या सिर्फ इनहेरेंट रिस्क से होता है? विच आर नॉट प्रिवेंटेड बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। बेटर कंट्रोल से तो बेहतर होगा ना, कंट्रोल से ही तो आप वो देखते हो। कंट्रोल ठीक है तो फिर ऑडिट रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क आपका कम हो जाएगा, आपको कम प्रोसीजर अप्लाई करने हैं।
तो सिर्फ इनहेरेंट रिस्क की बेस पे कह दें कि ऑडिट रिस्क कम या ज़्यादा, दोनों को मिला के बताएं ना। वो कहता है कि ये सिर्फ इनहेरेंट रिस्क के एरर्स की वजह से नहीं है ऑडिट रिस्क, बल्कि वो कहता है स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट एट ऑडिट रिस्क इज ड्राइव्ड फ्रॉम एरर्स अराइजिंग आउट ऑफ इनहेरेंट रिस्क विच आर नॉट प्रिवेंटेड बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल आर नॉट डिटेक्टेड बाय फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो क्या समझ आई बात हमें? डिटेक्शन रिस्क में बीच में इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो आप ऑडिट रिस्क की जब भी बात करोगे तो इनहेरेंट रिस्क तो एग्जिस्ट कर रहा है, वो ज़्यादा है, तो आपको डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट को भी साथ में देखोगे, अगर वो ठीक है तो डिटेक्शन रिस्क को मज़ीद कम कर दोगे क्योंकि अच्छे कंट्रोल्स हैं तो प्रोसीजर कम अप्लाई करने, ठीक है। तो दोनों को साथ लेके चलना, वो ये कह रहा है। आगे तीसरी बात, डिटेक्शन रिस्क कैन बी लोअर्ड बाय कैरिंग मोर सब्सटेंटिव टेस्ट, करेक्ट ना, कि डिटेक्शन रिस्क जो है उसको हम कर सकते हैं। तो आप लिखोगे क्या? कैन बी मैनेज्ड बाय, हाँ, एंड दिस रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। चौथी बात, हायर इनहेरेंटली लीड्स टू हायर डिटेक्शन रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज द ओवरऑल ऑडिट रिस्क। तो उसने कंट्रोल रिस्क को तो भूल ही गया अभी इसमें, फिर सिर्फ इन हायर इनहेरेंट रिस्क से डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा हो जाएगा? यार बिल्कुल होता है ज़्यादा, इनहेरेंट रिस्क से भी ज़्यादा होता है, लेकिन कंट्रोल रिस्क को इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ इनहेरेंट रिस्क इज हाई देन डिटेक्शन रिस्क विल आल्सो बी हाई। हो सकता है ना इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कंट्रोल हैं, तो आपको डिटेक्शन रिस्क थोड़ा सा कम रखना है क्योंकि प्रोसीजर काम अप्लाई करने कंट्रोल बड़े अच्छे हैं, लेकिन कंपनी में वैसे इनहेरेंटली रिस्क ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर बेहतर है तो डिटेक्शन रिस्क आपका कम भी हो सकता है। ये नहीं कि इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा तो हमेशा ही आपको ऑडिट रिस्क ज़्यादा होगा। अच्छा, तीसरी लास्ट पर उसने कहा है कि एंटिटी का इनहेरेंट रिस्क 50% है, कंट्रोल रिस्क 80% है, तो ऑडिट रिस्क 10% मेंटेन करने के लिए क्या डिटेक्शन रिस्क 25% ठीक है? ऐसे बात समझ नहीं आती। तो क्या क्या फॉर्मूला क्या है? ऑडिट रिस्क मल्टीप्लाई बाय इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क और कंट्रोल रिस्क। तो वो कहता है अगर सादा सी इक्वेशन उसने भला क्या दी है, उसने कहा है इनहेरेंट रिस्क 50% है, 0.5 है यानी कि, ठीक है। डिटेक्शन रिस्क कितना है? डिटेक्शन रिस्क तो फाइंड करना है ना, वो पूछ रहा है हमसे। कंट्रोल रिस्क 80% यानी कि 0.8 है, डिटेक्शन रिस्क हमें पता ही नहीं है। ऑडिट रिस्क कितना है? 10% मेंटेन करना है, 0.1, तो यहाँ से डिटेक्शन रिस्क निकल आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 0. तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा। आप उसको उस हिसाब से बता दोगे कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका टोटल पास्ट पेपर था स्प्रिंग 2022 का। एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, वो इससे ऑडिट रिस्क से कम है। अब वो वहाँ पे ना रेशियोज कैलकुलेट करनी है थोड़ी सी और उससे बताना है। आओ देखते हैं जल्दी जल्दी। आपके पास ऑटम है, ऑटम 2021, उसका क्वेश्चन नंबर है जी 5। इसको ज़रा पढ़ें फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 4 ही पॉइंट्स हैं, बहुत लंबा रहा है लेकिन 4 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से। कौन सा? हाँ उसका एथिक्स वाला रहता है। एथिक्स वाला अभी हमने टॉपिक नहीं ना पढ़ा, अभी हमने रिवीजन ही नहीं किया, हमने बाकी सारी तकरीबन थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स को टच किया लेकिन एथिक्स अभी नहीं किया। एथिक्स को हम करेंगे, कल करेंगे, आपने याद करा दिया तो कल करेंगे, ठीक है। योर ऑडिट मैनेजर इन फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग ऑटम 21 का। योर ऑडिट मैनेजर इन फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, योर ऑडिट क्लाइंट। अच्छा बात सुनो, कभी लिखा हो कंपनी में कि लिस्टेड कंपनी है तो क्या रिस्क है? ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन और लिखा हो लिस्टेड कंपनी है। देखो 3 तरह के रिस्क हमेशा होते हैं, लिख लें, नोट कर लें अपने पास। 3 तरह के रिस्क हमेशा होते हैं।
जब लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे ना, तो लिस्टेड कंपनी में चूँकि शेयर होल्डर होते हैं और डायरेक्टर्स हमेशा कुछ गलत हरकतें करते हैं, और उनमें से ये 3 गलत हरकतें हैं कि वो हमेशा रेवेन्यू को बढ़ा के दिखाना चाहते हैं। इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकग्निशन, हो सकता है कि रेवेन्यू ओवर स्टेटेड है, हो सकता है कि अगले महीने की, अगले साल की सेल इस महीने में रिकॉर्ड कर ली है, हो सकता है कि कुछ इस महीने की सेल्स ज़्यादा इम्प्रॉपर है ना, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी, इस महीने की, इस साल की सेल उठा के अगले साल ले गया। तो ये रिस्क होते हैं हमेशा। ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, आप कंट्रोल देखते हो कंपनी का कंट्रोल देखते हो, उनकी आदत है कंट्रोल को ओवरराइड करना। वो चलते हुए कंट्रोल्स को वो कहते हैं हम डायरेक्टर्स हैं, हमारे लिए कानून हो रहा है और बाकियों के लिए हो रहा है, तो वो कंट्रोल्स को ओवरराइड करने की भी उनकी क्या होती है, आदत होती है। तो लिस्टेड कंपनी जब भी हो, आप कह सकते हो देयर आर 3 रिस्क दैट आर एज्यूम टू एग्जिस्ट, और लिस्टेड कंपनी का नाम लेके आप लिख सकते हो, आपका सवाल गलत नहीं होगा। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं जी। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय डीपीएल इज समराइज्ड बिलो। तो इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 2021 में 6000 है। नीचे उसने कोई बात लिखी है लोन के बारे में नोट में? कहता है ड्यूरिंग द ईयर सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, ये बात तो समझ आई। नीचे देखो पॉइंट 2 में वो कहता है 30 जून 2019 को आपने लोन लिया 20 मिलियन का। 30 जून 19 से मुराद क्या है? ये तो 20 और 21 के फाइनेंशियल हैं। तो 20 में लिया, 10 पे डिवाइड करके 20 मिलियन 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 2019 में आपने 18 मिलियन का लोन रिकॉर्ड किया होगा, 2 मिलियन पे कर दिया होगा, ऐसे ही है लाइबिलिटीज़ में। अब इसमें 16 मिलियन सॉरी नहीं, इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं 10, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही है। 8 मिलियन आप पे करेंगे 2019 में, 2019 का एंड है। 2020 में आप कितनी पे करेंगे? 8 मिलियन। तो 2020 में बैलेंस क्या रह जाएगा? 12 मिलियन। 2021 में बैलेंस क्या रह जाएगा? देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, इसमें से मजीद 8 निकालो, 4 मिलियन। इसने कितना लिखा है? तो लोन में गलती आ गई। कोई और चीज़ तो नहीं ना लोन में, सिंपल सी बात है, लोन में गलती आ गई। और आगे इंटरेस्ट की बात भी आ गई। पहली गलती लोन में आ गई इसकी, नहीं समझ आई? क्या लिखा है इसने? यू हैड ऑब्टेन्ड लोन 20 मिलियन विच इज़ पेबल। देखो मैंने जस्ट कैलकुलेशन की, मुझे समझ आ गई कि यार 12 मिलियन का लोन है, 20 मिलियन का तो लोन 30 जून 19 को लिया है, तो फिर 20 मिलियन का लोन लिया, तो मेरे ख्याल में माइंड में ये आएगा ना, अच्छा 4 हर क्वार्टर में 2-2 मिलियन पे कर रहे हो, तो 4 मिलियन 19 में पे कर दिया होगा, तो अब पीछे यही बचा होगा। तो लिंक हो रही है बात ना आपस में। अगर लोन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती ना, तो मैं कहता हाँ और भी लोन होगा जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है, लेकिन अभी तो यही लोन है सिर्फ जो चल रहा है। तो नहीं समझ आई बात की कि 30 जून 19 को लोन लिया, हर क्वार्टर में 2 मिलियन पे करते हो, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 8 मिलियन का लोन आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, बाकी बचा 12 मिलियन। 21 में फिर 8 निकाल दो, 4 मिलियन बचेगा, लेकिन इसने कितना नहीं लिखा हुआ है 2021 में? 6 मिलियन। तो फिर लोन में गलती, पहली गलती हमने निकाल ली। दूसरी, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। यार रिस्क का क्वेश्चन है, क्या क्या डेज कैलकुलेट करने थे? डेटर के डेज, क्रेडिटर के डेज, स्टॉक के डेज कैलकुलेट करें। क्रेडिटर डेज देखते हैं कितने हैं, अपने मोबाइल पे कैलकुलेट करें। ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, देखें क्या जवाब आता है। इसमें और इसमें कितना?
अब स्टॉक के डेज भी निकालें, कैलकुलेट करें। सही जवाब है। एक तो लोन की गलती होगी, सही हो गया। अब देखो लॉन्ग टर्म लोन के बारे में क्या बात, जो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है ये बताएं। उसने क्या कहा है कि आपने इनकन्सिस्टेंसीज फाइंड आउट करनी है 4, और फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर भी बताने। तो लॉन्ग टर्म लोन में क्या इनकन्सिस्टेंसी है बताएं। फेल्ड टू रिकॉर्ड क्या, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। कितने क्वार्टर्स की इंस्टॉलमेंट नहीं रिकॉर्ड की उसने। यहाँ पे है ये 4, यहाँ पे है ये 6, अगर इसमें से 2 निकाल देता तो 4 रह जाता। एक क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट रिकॉर्ड नहीं की तो क्या होगा उससे। हाँ, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपने डिले पेमेंट की हो, है ना, ये रिस्क आ गया। उससे क्या होगा, जब आप डिले पेमेंट करते हो तो क्या होता है, बैंक को लोन लेट देते हो तो क्या होता है, उससे क्या होगा। और और क्या होगा, आप लेट किसी को पे करते हो, सप्लायर को लेट पे करते हो, वो क्या करता है आपको, क्या करता है आपको, क्या फाइन लगाता है। तो आपको क्या करेगा, फाइन होगा। तो रिस्क क्या हो गया, आपने एक क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो उससे डिले पेमेंट हो गई, रिस्क है। और हो सकता है आपका रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ लोन कोवेनेंट्स हो जिसकी वजह से आपको फाइन लग सके, ये रिस्क है। ठीक है, लेकिन ये ऑडिट रिस्क नहीं है, हम इनकन्सिस्टेंसीज बता रहे हैं सिर्फ। तो ये फ़र्क समझ लें कि हम सिर्फ उसको गलतियां निकाल के बता रहे हैं। हमने ये नहीं बताना कि जनाब इस रिस्क की वजह से ये बिजनेस रिस्क है, ये ऑडिट रिस्क है, मिले जुले हैं, ये भी इनकन्सिस्टेंसीज हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चल रहे हैं। ब्रीच ऑफ कोवेनेंट्स का क्या है, रिस्क है कि आपने किया हो। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या अप्लाई करें बताएं। पहला, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे क्या, कंपनी से। आपके पास तो फिगर्स ही है ना, अभी लोन एग्रीमेंट नहीं लेंगे कंपनी से, बस ये ले लिया, ख़त्म, प्रोसीजर ख़त्म। तो क्या करेंगे, लोन एग्रीमेंट लेके वेरीफाई करेंगे टर्म्स को, किसकी, लोन एग्रीमेंट की, और देखेंगे कि उसकी डेट्स क्या थी, ड्यू डेट्स क्या थी, ऐसी है ना, ड्यू डेट्स क्या थी। और फिर क्या करेंगे, आप कंफर्मेशन करेंगे बैंक से कि कोई पेनल एक्शन तो नहीं हुआ हमारे खिलाफ, है ना, कि कोई पेनल्टी तो नहीं लग गई। और अगर ये बात कंफर्म होगी तो क्या करेंगे हम, वी विल आस्क द मैनेजमेंट कि जनाब पेनल्टी की अमाउंट भी रिकॉर्ड करें फाइनेंशियल। सिर्फ इतनी सी बात से हमने फिगर से इतनी सारी बातें निकाल ली। देख रहे हैं कि सिर्फ पता चला कि लोन तो जनाब उसका बैलेंस तो ये बनना चाहिए था, ये बनाया। हो सकता है कि लोन डिले हो गया हो, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी वजह से फ़ाइन हो सकता है। तो हमने कम क्या किया, जाके मैनेजमेंट से पूछा कि जनाब लोन एग्रीमेंट दिखाएं, हमें बताएं कि इसमें कोई ऐसी टर्म्स तो नहीं है जिससे आपकी ड्यू डेट्स जो है वो इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ड्यू डेट्स, कोई ड्यू डेट आ गई है और आपने पे नहीं किया, ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो हम बैंक से पूछ लेते हैं। बैंक से पूछने के बाद भी नहीं पता चला तो क्या करें, पता चल गया तो फिर क्या करें, फिर हम कहते हैं कि पेनल्टी आपको हो सकता लगे तो प्रोविजन रिकॉर्ड करें उस पेनल्टी की। ठीक है,
उसके बाद क्लोज करें बस हम 2 मिनट। क्रेडिटर के डेज कम हो गए, तो क्या मुराद है इससे? लिंक करो ना बात को लिंक करें। आप बताएं कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई है? एक बात तो एंट्री क्या होती है परचेजेस की? परचेजेस डेबिट, जो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज होती हैं, पेबल्स क्रेडिट। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती हैं तो पेबल्स भी बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल देखो बढ़ रही है कम हो रही है? क्वेश्चन में बढ़ रही हैं, पेबल के डेज कम हो रहे हैं। हो सकता है अच्छी पेमेंट, आप अच्छे बच्चे हों कि आप सप्लायर्स को जल्दी जल्दी पे कर देते हैं, इसलिए आपके डेज कम है, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन हमने तो रिस्क निकालना है, हमने तो इनकंसिस्टेंट। तो रिस्क दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? रिस्क ये हो सकता है कि आपने कुछ क्रेडिटर्स रिकॉर्ड ही ना किए हों, अंडर स्टेटमेंट की हो पेबल्स की, है ना। हमें शक है, हम रिस्क निकाल लेते हैं इसका, फिर ऑडिट प्रोसीजर क्या अप्लाई करेंगे? हमने आपको ओरिएंटेशन क्लास में शुरू में बताया था कि डेटर्स और क्रेडिटर्स के प्रोसीजर्स तकरीबन सेम है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दो क्रेडिटर्स को, उनसे पूछो आपका क्या बैलेंस है, और आप उससे क्लाइंट से कहो मुझे अपनी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स दें जिसके ऊपर हर क्रेडिटर का बैलेंस आ रहा है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि किसका कितना बैलेंस है, और मुझे उसकी एजिंग भी दें, ठीक है। और हम ये लिस्ट में एक और चीज़ भी देखेंगे कि जनाब सारे के साथ, हाँ पिछले साल की लिस्ट से कंपेयर कर, पिछले साल की लिस्ट से तो चेंज हो गए होंगे ना बैलेंसेस, लेकिन एक लिस्ट तो मेंटेन होगी। अकाउंट कोड तो नहीं ना, उसने जो लेजर कोड खोला वो तो डिलीट नहीं किया होगा। तो देखेंगे सारे के सारे क्रेडिटर इसने बीच में ले लिए, क्योंकि हम अंडर स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, और ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट होना चाहिए जो प्रोसीजर है, ठीक है। तो आगे और क्या करें सर? जब आप कंफर्मेशन भेज देते हैं तो क्या खामोश हो जाते हैं? फिर क्या करते हैं? सब्सीक्वेंटली क्या करते हैं? आप जाके सब्सीक्वेंट क्लियरेंस चेक करते हैं, जाके देखते हैं कि जो ट्रेड पेबल्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो महीने बाद जब हम अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट देखें उसके अंदर वो ट्रेड क्रेडिटर्स पे हो चुके हैं? अगर पे हो चुके हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। जो 3 प्रोसीजर तो ट्रेड पेबल और रिसीवेबल में सेम है, ये याद रख सकते हो आप। कंफर्मेशन भेजना, सब्सीक्वेंट क्लियरेंस चेक करना, और उसमें क्या चेक करते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिसीवेबल में कि वो रिसीव हो गए हैं, पेएबल में कि वो पे हो गए हैं, और लिस्ट ऑफ ट्रेड डेटर्स या क्रेडिटर्स ले लेना, और उसमें देखना कि सारे ट्रेड क्रेडिटर्स और डेटर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। इससे क्या वेरीफाई होगी? कौन सी सेशन? कंप्लीटनेस, ठीक है। अच्छा आगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के डेज बढ़ गए हैं यार, अभी हमने पढ़ा है शुरू में ही, क्या होगा? एनआरवी लॉस हो सकता है, और स्लो मूविंग इन्वेंट्री हो सकती है, ऐसे ही है ना, स्लो मूविंग इन्वेंट्री हो सकती है। तो इन्वेंट्री डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 47 to 57 days। ड्यू टू दिस इंक्रीज देयर माइट बी क्या? इन्वेंट्री विच रिक्वायर प्रोविजनिंग या इम्पेयरमेंट, ठीक है। एनआरवी टेस्टिंग भी कह सकते हो आप। तो आप उसका प्रोसीजर क्या अप्लाई करोगे? देखो प्रोसीजर इन्वेंट्री के बड़े सेम है, ये भी आप रटा मार सकते हो। कौन कौन से? स्टॉक काउंट शीट ले लो, उससे क्या करोगे? उससे क्या करोगे? उसमें फाइंड आउट करोगे कि कोई स्लो मूविंग इन्वेंट्री तो नहीं है, ऐसे ही है ना। और दूसरा प्रोसीजर क्या अप्लाई करेंगे जी? एजिंग एनालिसिस इन्वेंट्री की आप ले लें। आप ये भी कहोगे कंपनी से कि जनाब मुझे शक है कि हो सकता है आपके पास स्टॉक जो है वो बड़ी देर से पड़ा हुआ, हो सकता है उसकी रिलाइजेबल वैल्यू कम हो गई हो। तो आप ऐसे करो, मुझे ना जो आपने स्टॉक यहाँ पे लिखा है ना, आपने ईयर एंड के बाद वो बेचा भी तो होगा, किस वैल्यू पे बेचा? वो वैल्यू अगर आपका स्टॉक इस वक्त 50 रुपये पे, आपने मार्केट में अब आपका बिक कितने का रहा है? सेल कर रहे हो ना, 40 रुपये का बिक रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉक की एनआरवी कम हो गई है। तो 50 और 40 को कंपेयर करके 40 रुपये पे स्टॉक रिकॉर्ड कर लो। तो हम क्या कहेंगे कि जनाब सब्सीक्वेंट सेल अमाउंट बताएं उस स्टॉक की जो स्लो मूविंग है, अगर वो बिक गया है तो उसकी एनआरवी बताएं। हम फिर एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर करके अगर कोई एडजस्टमेंट बनती है तो करेंगे। सवाल ख़त्म? नहीं, एक और एडजस्टमेंट रहती है। प्री पेमेंट्स के बारे में उसने बताया, प्री पेमेंट्स के बारे में उसने ये बताया है, नहीं ये 3 बन रही हैं, ये 4 ही है, चौथी है वो। फिर आगे जनरल है ना, कुछ तो उसने 4 अगर पूछी है ना तो सवाल में 4 ही हिंट्स दिए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिए होंगे, ठीक है।
Prepayment represent advance rental payment of warehouse obtained for 6 months at a monthly rent of 250,000. तो प्रीपेमेंट्स, ऊपर जो प्रीपेमेंट्स हैं उसमें 1500 रुपये आ रहा है, 1500 1.5 मिलियन 6 महीने का है, और 16 जून को लिया था, 16 जून को है ना रेंट दे रहे, तो 16 जून से लेके 31 जून तक का जो रेंट है वो कितना बनेगा? हाँ 250 लिखा है ना, मंथली रेंट 250 है, तो उसका आधा कितना होगा? 125। तो हो सकता है ना इसने यही वाला 125 भी उस प्री पेमेंट में शामिल कर दिया हो। 125 तो एक्सपेंस है ना इस महीने का, है ना, तो वो इसने शामिल कर दिया होगा। तो हम जाके उससे पूछेंगे, इंक्वायर करेंगे कि जनाब आप अपनी प्री पेमेंट्स की वर्किंग मुझे दें, मैं उसको रिकैलकुलेट करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऑडिट प्रोसीजर हो जाएगा। दूसरा क्या ऑडिट प्रोसीजर होगा? हम कहेंगे मैनेजमेंट से, देखो जब कोई चीज़ गलत है तो उसको ठीक भी तो करना है ना। वी विल आस्क द मैनेजमेंट टू रिकॉर्ड एक्सपेंस ऑफ दीज 15 डेज। हाँ बस सवाल ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह करके आप आंसर करेंगे, चीज़ों को ढूंढ के लिखेंगे तो इंशाल्लाह